हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सेकंड पार्ट आज 12 मई को जो हम ये देख रहे हैं, इसमें इससे पहले हमने जो है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं पढ़ लिया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो केमिकल रिलीज होते हैं हार्मोन्स उनके बारे में पढ़ लिया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हार्मोन्स, नेचर के बेस पे हार्मोन का जो कैटेगराइजेशन किया था कि अदर प्रोटीनेशियस नेचर, अदर अमीनो एसिड नेचर, एज वेल एज स्टेरॉयड नेचर, एज वेल एज आइकोसोनाइड्स, उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर इसके पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर हार्मोन का एक्शन पढ़ लिया था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कैसे यहाँ पर सेल परमिएबिलिटी को चेंज करता है, सेल परमिएबिलिटी के अलावा सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू कैसे सिस्टम को क्या कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, या थ्रू जीन्स कैसे कर रहा था। फिर इसके बाद वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ रहे थे। सबसे जो बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड थी दैट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। आपको पता है ये थायराइड, अभी हम इससे पहले थायराइड पढ़ा चुके। तो थायराइड का ओवर सीक्रेशन या एबनॉर्मल सीक्रेशन या डिसऑर्डर नहीं पढ़े, अभी थायराइड पढ़ा था। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। कहाँ प्रेजेंट? नेक में प्रेजेंट होती है, नेक पार्ट में। अब ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है तो इसका जो यहाँ पर डिसऑर्डर्स होते हैं हमको वो पढ़ने हैं। दीज आर द डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर्स में यहाँ पर हाइपो सीक्रेशन भी हो सकता है और हाइपर सीक्रेशन भी हो सकता है। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है थायराइड ग्रंथि का द्वारा स्रावित हार्मोन का कम मात्रा में स्रावित होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेस सीक्रेशन है। तो जब इस जगह पर हार्मोन का लेस सीक्रेशन होगा तो ये लेस सीक्रेशन, अब लेस सीक्रेशन के कारण कौन कौन से साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमको पढ़ना है। जो सबसे मेन पहला जो साइड इफेक्ट है यहाँ पर वो है यहाँ पर क्रेटिनिज्म। तो ये जो क्रेटिनिज्म है, क्रेटिनिज्म का मतलब होता है कि द फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डनेस, द फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डनेस। तो फिजिकल रिटार्डनेस भी है बच्चे की और क्या है, मेंटल रिटार्डनेस भी है। और ये होता कब है? इन चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में अगर बचपन अवस्था में बच्चे का इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, किसकी? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, तो क्या हो जाएगा? मेंटल और फिजिकल रिटार्डनेस तो हो ही गएगी, मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चा बौना रह जाएगा। दैट डिसीज इज कॉल्ड द क्रेटिन्स। ऐसा बच्चा क्या कहलाएगा? क्रेटिन्स रह जाएगा। एज वेल एज अनेबल टू रिप्रोडक्शन इन फ्यूचर। तो उसके जनन भी कम विकसित होंगे और वो ठीक से रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। पूरा जो उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉडी की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दीज आर ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू द क्रेटिनिज्म इन द चाइल्डहुड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी से या हाइपोसीक्रेशन से जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया क्रेटिनिज्म, तो क्रेटिनिज्म का हम हिंदी में कहते हैं बौनापन। तो मानसिक शरीर के, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ड्वार्फनेस होती है, बौनापन होता है, उसमें जो बौना होता है सर्कस का, वो फिजिकली तो ड्वार्फ रहता है लेकिन मेंटली क्या रहता है? फुल्ली डेवलप होता है। मानसिक जो है फुल्ली डेवलप होता है। इसीलिए से सर्कस के जोकर होते हैं उन्हें मिजेट्स कहते हैं, और वो क्रेटिन्स नहीं है क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से ड्वार्फ है। दूसरा होता है इसमें मिक्सोडेमा। तो मिक्सोडेमा क्या है यहाँ पर? इन एडोलेसेंस, अगर एडोलेसेंस स्टेज में अगर हार्मोन की क्या रह गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो मिक्सोडेमा हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? म्यूकस कलेक्ट हो जाता है। म्यूकस कलेक्ट बीनीथ द स्किन। त्वचा के नीचे म्यूकस जब कलेक्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पर बॉडी जो है एबनॉर्मल हो जाती है। जो बीएमआर रेट होता है, बीएमआर रेट वो लो हो जाता है, बॉडी डिसप्रपोर्निएट हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति का जो है कैसा दिखाई देता है? बेडॉल दिखाई देता है। और उसको एज ओल्ड सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। जो एज ओल्ड सिम्टम, जो बुढ़ापे के लक्षण हैं, जैसे यहाँ पर वाइट हेयर्स हो गया, ठीक है, वाइट हेयर्स, और क्या हो जाता है? लूज स्किन, ये सारे लक्षण जो प्रतीत होते हैं दैट इज कॉल्ड द मिक्सोडेमा। तो ये भी थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से हो रहा है।
तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन, हाइपोथायरॉइडिज्म में क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा, इसके बाद ग्वाइटर पढ़ेंगे, ग्वाइटर के बाद हाशिमोतो डिसीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। नाउ द थर्ड कंडीशन इज द ग्वाइटर। ग्वाइटर आप जानते हैं घेंगा कहते हैं, घेंगा। पहले प्राचीन काल में इसको जो है सुंदरता का प्रतीक मानते थे। गले में ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज बढ़ जाता था, ठीक है। तो क्यों बढ़ जाता है? इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ थायराइड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। अब आप सोचिए कि ये हमारा नेक पार्ट है, इसमें यहाँ पर ये हमारी थायराइड ग्लैंड लगी हुई है। अब जो हमारी फूड ट्यूब है, समझ रहे हैं, उस फूड ट्यूब और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, कौन सी, फेरिंक्स से आगे जो ट्रैकियल मेम्ब्रेन जा रही है, इसकी जो वॉल होती है परमिएबल होती है। अब फूड ट्यूब से होकर के फूड जा रहा है, अगर उसमें आयोडीन रिच फूड हम नहीं ले रहे हैं, डेफिशिएंसी है आयोडीन की, तो आयोडीन एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ड्यू टू द लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड में आयोडीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना रही। तो क्या करेगी, थायराइड इनलार्ज इट्स साइज, अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन फूड से क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। इसके कारण जो डिसीज़ प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड द ग्वाइटर। ग्वाइटर जो घेंगा है, इट इज़ करेक्टेड बाय द, कैसे ठीक हो जाएगा, अगर हम आयोडीन रिच फूड दे दें। तो जितनी भी यहाँ पर जो कंडीशंस आप पढ़ रहे हैं, अगर आयोडीन रिच फूड दे दिया जाए तो आयोडीन रिच फूड देने से इस व्यक्ति का क्या हो सकता है, ग्वाइटर ठीक हो सकता है। एंड इट इज़ ए एंडेमिक डिसीज़। कौन सी डिसीज़ है, एंडेमिक डिसीज़ है। अब आप सोच होंगे एंडेमिक डिसीज़ क्या होती है। एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में जो डिसीज़ रह जाती है, वहीं पर फैली होती है, तो उसे एंडेमिक कहते हैं। और मोस्टली कहाँ होता है, इन हिली एरियाज़। तो हिली एरियाज़ में इसलिए होता है क्योंकि हिली एरियाज़ में जो लैंड होती है वो स्लोपी होती है, और स्लोपी लैंड में जो मिट्टी में आयोडीन होती है वो वॉश आउट हो जाती है, धुल जाती है, और जब धुल के बह जाती है तो उसके कारण से यहाँ पर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी होने के कारण हमारे पास यही कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्वाइटर हो जाएगा। तो ये जो वेरियस फैक्टर्स हैं, ये आपको देखने हैं कि क्यों ये सब कंडीशंस हो रही हैं। अगर यहाँ पर जो थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, ये डेफिशिएंसी भी यहाँ पर आयोडीन रिच फूड दिए जाने से कम्पीट हो सकती है। तो जब भी हम यहाँ पर आयोडीन रिच फूड देंगे तो ये जो डेफिशिएंसी है ऑर्गेनिजम्स में, ये पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद चौथे पार्ट में हम आते हैं, ग्वाइटर के बाद, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉक्सिन। यहाँ पर भी थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। जब कमी हो जाएगी तो चौथी जो डिसीज़ है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द हाशिमोतो डिसीज़। हाशिमोतो डिसीज़, आप सोच रहे होंगे हाशिमोतो डिसीज़ क्या है। कभी कभी इस हार्मोन का सिक्रीशन इतना ज़्यादा कम होता है कि इट इज़ सिक्रेटेड इन द वेरी वेरी लेस अमाउंट, द ट्रेस अमाउंट, इतना ट्रेस अमाउंट में हार्मोन रिलीज होने के कारण द बॉडी सेल्स कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर हार्मोन्स। ये जो हमारी डिसीज़ है, ड्यू टू वेरी वेरी लेस सिक्रीशन of thyroxine, body receptors cannot identify। हमारी जो बॉडी में रिसेप्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई द हार्मोन, खुद के हार्मोन को नहीं पहचान पाते। और जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे शरीर में इस हार्मोन को एंटीजन मानते हैं, और जो हमारी WBC होती हैं, WBC, वो इसके बदले में क्या बना देती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं। ठीक है, क्योंकि इसको क्या मानती हैं, इस हार्मोन को एंटीजन मान लेती हैं, एंड दे मेक द एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी बनने के कारण उस ग्लैंड को ही जा करके क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द ऑटो इम्यून डिसीज़।
ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो सुसाइड ऑफ थायराइड, थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट करती है। थायराइड ग्लैंड अब खुद को क्या कर देती है, नष्ट कर लेती है। क्यों? बाय द एंटीबॉडी एक्शन। तो एंटीबॉडी कहाँ बन रहा है, ब्लड में बन रहा है। तो दीज आर फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के बाद हम आते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर इस हार्मोन की ज़्यादा मात्रा सिक्रीट हो, हाइपरथायरॉयडिज्म माने ओवर सिक्रीशन। जब ओवर सिक्रीशन किसका होगा, ऑफ थायरॉक्सिन। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है तो दैट मे लीड टू द डिसीज कॉल्ड द एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर क्या है? एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये हमारी जो आई बॉल है, आई बॉल के नीचे म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा। जब म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो आई बॉल है वो प्रोट्रूड आउट हो जाएगा। तो आई बॉल प्रोट्रूड्स या बल्ज्ड आउट, बाहर की तरफ दिखने लगता है। दैट इज कॉल्ड द एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेव्स डिसीज। क्या कहते हैं इसको? ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। और इसके कारण से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, लगातार दुबला होता जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के कारण, और जो सारी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। दीज आर द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हाइपोसिक्रेशन एज वेल एज द हाइपरसिक्रेशन। अब थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज हो रहे थे। कौन कौन से? एक तो हो रहा था यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा हो रहा था कैल्सीटोनिन। आपने एक और हार्मोन इसमें देखा था। अब अभी हमने एक थायरॉक्सिन के फंक्शन तो पढ़ लिए। किसके फंक्शन पढ़ लिए? थायरॉक्सिन के। अब हमको फंक्शन पढ़ना है कैल्सीटोनिन के। ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? इट इज यूज्ड या यूजफुल टू मेक बोन्स हेल्दी। बोन्स को हेल्दी रखने में सहायता करता है। एंड हाइपो कैल्सीमिक फैक्टर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हाइपोकैल्सीमिक फैक्टर। तो इसकी प्रेजेंस में हमारे ब्लड में यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है, बट सफिशिएंट हमारे सफिशिएंट इन बोन्स में सफिशिएंट रहता है। तो हमारे लिए हेल्पफुल है कैल्सीटोनिन। ठीक, अब हम आते हैं थायराइड के बाद कौन सी ग्लैंड में? पैराथायराइड में। पैराथायराइड द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द पैराथायरॉइड्स। ठीक है, सॉरी, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। हमने देखा था, ऐसे बनाया था आपने थायरॉक्सिन को, थायराइड को, इसके चारों कोने पर एक एक पैराथायरॉइड ग्लैंड थी। ये भी एंडोडर्मल इन नेचर, एंडोडर्मल इन नेचर। अब एंडोडर्मल नेचर है और क्या रिलीज हो रहा है यहाँ पर? जो केमिकल रिलीज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द पैराथार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किसने ऑब्टेन किया था? ईसी कैंडल ने। एक साइंटिस्ट है ईसी कैंडल। यहाँ पर शायद एक चीज छूट गई थी, थायरॉक्सिन हार्मोन obtained by ईसी कैंडल। ठीक है, अब अभी हम किसको पढ़ रहे हैं? पैराथायरॉइड पढ़ रहे हैं। एंडोडर्मल नेचर का होता है, जो केमिकल रिलीज करता है उसका नाम है पैराथार्मोन। एंड द साइंटिस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैराथायरॉइड ग्लैंड की डिस्कवरी के लिए, उसका नाम है रेनॉल्ड एंड सैंडस्टॉर्म। डिस्कवर्ड बाई रेनॉल्ड एंड सैंडस्टॉर्म। ठीक है, और क्रिस्टलाइज्ड बाई क्रेग। एक साइंटिस्ट हुए हैं क्रेग, तो क्रेग एंड रेस्मुसेन ने क्रिस्टलाइज्ड बाई क्रेग एंड रेस्मुसेन।
साइंटिस्ट हैं क्रेगोरस में, उन्होंने क्रिस्टलाइज किया। अब फंक्शन क्या है पैराथार्मोन का? ये पैराथार्मोन मेंटेन कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करता है एंड रिलीज फास्फेट आयंस, ठीक है, फास्फेट आयंस फ्रॉम कहाँ से? किडनी। तो किडनी से या नेफ्रॉन से फास्फेट आयन को क्या करता है? रिलीज करता है, नेफ्रॉन से बाहर रिलीज करने के लिए प्रयास करता है कि फास्फेट आयन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए और कैल्शियम ब्लड में मेंटेन रहे। अगर इसका सिक्रीशन कम हो गया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो अगर सिक्रीशन कम हो जाएगा तो निश्चित आप मान लीजिए कि सिक्रीशन कम होते ही ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। तो ब्लड में हमारे जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर ये वास्तव में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखता है तो ये है यहाँ पर हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या था? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर था। अब इसकी मात्रा कम होते ही हमारे तुरंत ब्लड में कैल्शियम की जैसी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी होते ही यहाँ पर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई। अब कैल्शियम की जब मात्रा कम हो जाएगी तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटीमिया। जब फास्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपर माने बढ़ गई, जब जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ओवर एक्साइटमेंट होगा। ओवर एक्साइटमेंट के अलावा हमारी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नर्व एंड मसल फंक्शंस वेरी फास्ट। तो नर्व और मसल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टेड रह जाएगी मसल्स, कहीं की कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगी। दैट इज कॉल्ड द टिटैनी। कौन सी डिसीज हो जाएगी? टिटैनी डिसीज हो जाएगी। कभी कभी मांसपेशी ऐसी आकड़ के रह जाती है, दैट इज कॉल्ड द टिटैनी। और अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो हाइपर सिक्रेशन से क्या होगा कि कैल्शियम का लेवल हमारी जो है, जो बोन्स ब्लड में कम हो रहा है वो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। किसमें? ब्लड में। अब ब्लड में जो कैल्शियम आ रहा है वो ये कहाँ से आ रहा है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम से, एब्जॉर्प्शन से आ रहा है। तो हाइपर कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई, ठीक है। एज वेल एज हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया। फास्फेट की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। जब फास्फेट की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारी मसल्स और नर्व कंडक्शन स्लो हो जाएगा। जब मसल और नर्व कंडक्शन स्लो हो जाएगा तो उसके कारण से क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है, लकवा लग सकता है। एंड बोन्स कैसी हो जाएंगी? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड फ्रेगाइल, भंगुर हो जाएगी, जैसे चाय का कप गिर के टूट जाता है। एंड एक और वर्ड यूज करते हैं इसके लिए यहाँ पर, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। अब आप सोचेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो जाएगा? जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, आपको किसमें पढ़ाया है? टिश्यू में पढ़ाया है। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं बोन में, तो ऑस्टियोसाइट्स तो बनाती हैं बोन को, उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट बनती है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं वो डैमेज्ड पार्ट को, या जितनी भी इनका लाइफ स्पान पूरा हो गया ऑस्टियोसाइट का, उसको डैमेज करती है, भक्षण करती हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हमारी बोन्स में तेजी से वर्क करेंगी और बोन्स से कैल्शियम निकालकर कहाँ पहुँचाएंगी? ब्लड में पहुँचाएंगी। तो बोन से कैल्शियम निकलने लगेगा, रिलीज होकर के ब्लड में पहुंच जाएगा, तो ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन बोन्स में कम हो जाएगी। इसीलिए बोन सॉफ्ट फ्रेगाइल हो जाएगी और उस वर्ड को यूज कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का क्या होना? खोखला होना। तो बुढ़ापे में ये डिसीज अक्सर हो जाती है और पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपर सिक्रीशन से हो सकती है। एज वेल एज द किडनी स्टोन टेक्स प्लेस, हमारे में किडनी स्टोन हो सकते हैं, पथरी हो सकती है। अब इसके बाद थायराइड और पैराथायराइड के बाद हम किस में आते हैं? एड्रिनल ग्लैंड में आ जाते हैं। किसमें? एड्रिनल ग्लैंड।
आपको पता है कहाँ पाई जाती है? ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ऐसे टॉप पर ऐसी ग्लैंड लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं इसको? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, तो हाइपर रीनल भी कहते हैं यहाँ पर, या सुप्रा रीनल भी कहते हैं, क्योंकि सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब जैसे थायराइड और पैराथायराइड पढ़ा था, उसी तरह से जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मीसोडर्मल है ओरिजिन में। कैसी है? मीसोडर्मल, जबकि वो दोनों कैसी थी? एंडोडर्मल थी। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द टू पार्ट्स, द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये परिधि का पार्ट, ठीक है, और ये जो अंदर का पार्ट है ये, दिस इज कॉल्ड द एड्रिनल मेडुला। दोनों पार्ट अलग अलग हार्मोन स्रावित करते हैं। पहले हम यहां पर लेते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट है उसकी जब टीएस काटते हैं तो 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? आउटर लेयर, मिडिल लेयर, और कौन सी? इनर लेयर। आउटर, मिडिल और इनर लेयर। आउटर लेयर इज कॉल्ड द जोना। देखिए, जोना माने जोन, जोन का मतलब होता है दैट इज द पर्टिकुलर लेयर। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना रेटिकुलाटा और जोना फेसिकुलेरिस, तो ये जो जोन है, ठीक है, तो आउटर लेयर में यहाँ पर जो जोना क्या था, यहाँ पर ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलाटा और जोना फेसिकुलेरिस। तो आउटर लेयर एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन। क्या एग्जाम्पल है? एल्डोस्टेरॉन, दैट इज कॉल्ड द साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। फंक्शन क्या है इसका? मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस, मेंटेन्स द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। वाटर का बैलेंस करता है, मिनरल्स का बैलेंस करता है एल्डोस्टेरॉन। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर जो हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, जो इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल। क्या एग्जाम्पल है? कॉर्टिसोल। और जो इनर लेयर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स आपको पता है, तो एंड्रोजेंस होते हैं फॉर द मेल, एंड्रोजेंस एज वेल एज एस्ट्रोजेंस। हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, पूरी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। और क्या बनाया जाता है? पीएच मेंटेन करता है, पीएच मेंटेनेंस। अगर यहाँ पर पीएच का भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि एसिडिक हो रही है बॉडी की, बेसिक हो रही है। ये जो कॉर्टिसोल है, ये क्या करता है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब प्रदाह प्रतिक्रिया को क्या कर देता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रदाह प्रतिक्रिया को रोक देता है। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? कमज़ोर कर देता है, उसे कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव। अब देखिए, आप इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर रहा है, तो इम्यून सिस्टम जैसी कमज़ोर होगा तो आप समझ लीजिए कि कोई भी इन्फेक्शन होने पर रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इम्यूनो सप्रेसिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अलावा जो मेन पार्ट है कॉर्टिसोल का, कि ये जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एनाबोलिक है। तो एनाबोलिक फंक्शन का है, एनाबोलिक फंक्शन का मतलब है तेजी से क्या कर रहा है? ये ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर रहा, ग्लाइकोजेनेसिस एज वेल एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस
ग्लूकोनियोजेंसिस को प्रेरित कर रहा है, एज वेल एज यहाँ पर ग्लाइकोजेनोलिसिस को प्रेरित कर रहा है, ताकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल निश्चित बना रहे, एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसिव के साथ साथ यही वाला जो कार्टिसोल है, जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है वो दूसरे के शरीर का एंटीजन या ऑर्गन जैसी आता है तो उसको एंटीजन मान के तुरंत उसको क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, उसको डेड कर देती है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले हमको यहाँ पर कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसिव होता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, तो और वीक कर दे ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ठीक से हो सके, उसके लिए यहाँ पर कॉर्टिसोल यूज़ होता है। और जैसे आपको गठिया या बात है तो ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसका मतलब है कि जो कोलेजन फाइबर्स बनते हैं उस कोलेजन फाइबर के बनने के कारण ही ये लिक्विड कम हो जाता है और हमारे जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये इसके अलावा और भी यूज़ होता है, किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन गठिया, हेल्प्स इन अर्थराइटिस, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं, रेमेडी, ये इलाज है, रेमेडी फॉर अर्थराइटिस, गठिया के उपचार में काम आता है। सेक्स हार्मोन्स बाद में डिटेल में देखेंगे, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस हैं। आप जानते हैं मेल हार्मोन्स को एंड्रोजेंस कहते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोजेंस कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद अब इसका हाइपो और हाइपर सिक्रीशन हम देखें तो अगर हम यहाँ पर हाइपो सिक्रीशन देखते हैं, हाइपो सिक्रीशन किसकी बात कर रहे हैं, अभी एड्रिनल कॉर्टेक्स से, अभी मेडुला में नहीं आए हैं। तो हाइपोसिक्रीशन के कारण यहाँ पर अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपोसिक्रीशन हुआ तो निश्चित है कि यहाँ पर हमारी बॉडी में साल्ट रिटेनिंग हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो वाटर बैलेंस कम हो जाएगा, तो एक तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। जब निर्जलीकरण हो जाएगा तो शरीर में तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो लो बीपी हो जाएगा, बीपी लो हो गया। अब इसके बाद बॉडी में जो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच मान, पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है, ये सोडियम की मात्रा को बनाए रखता है, तो जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो सोडियम की मात्रा भी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो डिहाइड्रेशन हो गया, लो बीपी हो गया, पीएच मान डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सारे फंक्शंस हाइपोसिक्रीशन के कारण होंगे और हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। इसीलिए इन्हें यहां पर कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन्स। और बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रॉन्ज कलर की हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रॉन्ज का मतलब है क्या हो जाएगा, वहां पर कांसे का जो कलर होता है ब्रॉन्जिंग हो जाएगी, तो ये ब्रॉन्जिंग, ठीक है। बीपी डिस्टर्ब हो जाएगा, दिस इज द हाइपोसिक्रीशन। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो आप समझ लीजिए एक्सेस फिर किसका होगा, उधर उनका भी होगा, किसका, एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस का। तब आप देखिए क्या कंडीशन आती है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, अगर इस हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होगा, ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन के कारण बहुत सारे ऐसे कंडीशंस क्रिएट होंगी जिसके कारण से आप देखेंगे कि जो हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर हाइपोसिक्रीशन है तो डिहाइड्रेशन, मैंने आपको बताया था एडिशन डिसीज भी कहते हैं, तो जो हाइपोसिक्रीशन था इसका हाइपो, उसी के कारण से डिसीज हुई थी एडिशन डिसीज, एडिशन डिसीज। और अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो निश्चित है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। तो हाइपर ग्लाइसीमिया किसके कारण से, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइपर वर्ड यूज हो रहा है, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, और जब ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हमारे में जो कैल्शियम की मात्रा है, सॉरी K+ की, हाइपोकैलीमिया, तो K+ की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, एज वेल एज
जो ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, एक स्पेशल फीचर होगा कि पैरालिसिस हो सकती है और फैट डिपोजिशन होगा, फैट डिपोजिशन ऑन बॉडी। ठीक है, तो इसको कहते हैं कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम। शरीर बेडौल हो जाएगा, भौंडा। हाइपोकैलेमिया के प्लस की मात्रा कम है तो यहां पर नर्व इंपल्स का जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगा, नर्व इंपल्स जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा नर्व इंपल्स का कंडक्शन तो पैरालिसिस हो सकता है, लकवा, मैंने आपको बताया था वहां पर। ठीक, कशिंग सिंड्रोम हो गया। अब कशिंग सिंड्रोम के बाद एक और कंडीशन आती है कि कुछ केसेस में यहाँ पर जब सेक्स हार्मोन में डिस्टरबेंस होता है, तो सेक्स हार्मोन में डिस्टर्ब होगा तो उसे कहते हैं फीमेल जो है स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। तो फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म में आपका एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम हो सकता है या एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, यहाँ पर दाढ़ी मूछ का विकास हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, किसमें, गर्ल्स में, लड़कियों की बात कर रहे हैं। जो फीमेल्स में, इन फीमेल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल डेवलप्स, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दाढ़ी मूछ का मोस्टेक यूज हो सकता है। ठीक है, मोस्टेक, बर्ड्स, तो दाढ़ी मूछ यहाँ पर विकसित हो गई है और बॉडी हेयर्स क्या हो गए हैं, बॉडी हेयर्स ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, खासतौर से ब्रेस्ट के सीने के। ये एड्रेनोजेनाइटल सिंड्रोम है। एज वेल एज एक होता है फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। देखिए ध्यान से, फीमेल मादा, स्यूडो माने आभासी, हर्माफ्रोडिटिज्म माने मादा आभासी उभयलिंगता, तो है तो ये फीमेल, ठीक है, बट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड, ये एपियर्स। फीमेल है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप होने या एपियर होने लगते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं होते, फुल डेवलप नहीं होते। उस कंडीशन में ना ये मेल रह जाती है ना ये फीमेल रह जाती है। दिस कॉल्ड द फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म, मादा आभासी उभयलिंगता। दिस इज द ओवर सिक्रीशन ऑफ द कौन सा, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एज वेल एज एक और है यहाँ पर गायनेकोमेस्टिया। क्या ऐसा नहीं कि लड़कियों में ही समस्या हो सकती है, ये गायनेकोमेस्टिया है। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है कि जो यहाँ पर मेल्स होते तो मेल से ही है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेस्ट है, ठीक है, ब्रेस्ट मोर डेवलप्ड, ज़्यादा विकसित हो जाते हैं ब्रेस्ट, तो आप जो है ये पार्ट जो है थोड़ा फूला हुआ उभरा हुआ प्रतीत होता है, जस्ट लाइक द फीमेल्स। तो ये दीज आर द हाइपर सिक्रीशन या दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम आते हैं एड्रिनल मेडुला में। किस पार्ट में आते हैं, एड्रिनल मेडुला। दिस इज द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो है सेंट्रल पार्ट होता है, दो हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड द एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन, also called the epinephrine and norepinephrine। अब फंक्शन क्या है, ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करता है और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। और इसको जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था जे एबेल ने, और इसको यहाँ डिस्कवर किया था उल्फ वॉन यूलर ने। ठीक है, फिर इसके बाद एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ये फाइट या फ्लाइट हार्मोन है, या तो फाइट हार्मोन है या फ्लाइट हार्मोन है। बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है भागने के लिए,
किसी परिस्थिति से, संकट परिस्थिति से भागने के लिए, वहाँ पर फाइट करने के लिए। एज वेल एज ये क्या करता है, यहाँ पर बीपी को हाई कर देता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है, इसके अलावा जो है क्या चीज़ है, ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल, इन तीनों चीज़ों को हाई कर देता है। ठीक, अब यही एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हम, हाँ एक चीज़ और है, डायलेट, एक चीज़ क्या करता है, मेन फंक्शन एड्रेनालिन हार्मोन, इट डायलेट्स द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स को जो श्वसन मार्ग को है उसको डायलेट कर देता है, इसीलिए यूज्ड इन अस्थमा। अस्थमा में आपने जो पिक्चर देखी हुई दबंग पिक्चर, उसमें सलमान खान की जो मदर जो है जो स्प्रे लेती थी ना, वो क्या था, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन का स्प्रे था, क्योंकि ये ब्रोंक्यूल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं ताकि सांस आसानी से जाए। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फाइट या फ्लाइट हार्मोन है, बीपी को, ब्लड सर्कुलेशन को, हार्ट बीट, ग्लूकोज को लेवल कर देता है, और ये क्या करता है, इसके अपोजिट वर्क करता है इन सारी चीज़ों के। ठीक है, ये इन सब के अपोजिट वर्क करता है। तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन दोनों हमने पढ़ लिया। एड्रेनल मेडुला के अंतर्गत दो हार्मोन आते हैं। अब इसके बाद, हाँ, ये जो एड्रेनल ग्लैंड है, इसको यहाँ पर फोरस ग्लैंड भी कहते हैं। फोरस ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार चीज़ें होती हैं। एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस को ये कम कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरा एस का है के लिए है, यहाँ पर सेक्स हार्मोन के लिए, कि सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट करता है। फिर इसके बाद क्या है, कहता है स्टेरॉइड्स के लिए है, तो इसी तरह से इसको फोरस कहते हैं हम। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, आपको सबको पता है क्यों कहते हैं, क्यों, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज वेल एज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट भी है, लगभग 0.5 ग्राम वेट की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द सेला टर्सिका, एक हमारा गर्द होता है, इन इन कैविटी ऑफ सेला टर्सिका ऑफ किसकी, डायनसेफ्लॉन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें कपाल की स्फिनॉइड हड्डी के इनफंडिबुलम से, इसका ऑफ इनफंडिबुलम ऑफ स्फिनॉइड बोन ऑफ स्कल, ठीक है। और कैसा होता है, पी शेप्ड होती है, मटर के दाने नुमा होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और स्मॉलेस्ट होने के साथ साथ दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट है। अब वो जो दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट है हम वो पढ़ाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द एडिनोहाइपोफाइसिस and the neurohypophysis. It is also called the anterior pituitary. It is also called the posterior pituitary. It covers the 3/4 part of the whole gland, and it covers the only 1/4 part of the whole gland. तो 3/4 पार्ट ये बना देता है 75%, और जो 1/4 भाग बचता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस बनाता है, फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड विच इज जस्ट पी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेला टर्सिका कैविटी ऑफ द इनफंडिबुलम या outgrowth of the infundibulum which belongs to the sphenoid bone of the skull and also arises from the part of the diencephalon which is, या diencephalon से क्या बना यहाँ पर,
हाइपोफाइशियल गर्थ, हाइपोफाइशियल गर्थ से इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से स्फेनॉइड बोन, उसमें सेला टर्सिका उसमें पाई जा रही। आपको ये लिए ध्यान रखना है कि पी शेप्ड होती है, मटक दाएनुमा, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द अदर endocrines, it controls all the other endocrine glands of the body and differentiated into the two part adenohypophysis as well as the neurohypophysis, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी। अब दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। This is the anterior pituitary, अग्र पिट्यूटरी। It secretes the 7 hormones। इससे 7 कैटेगरी के हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी होती है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। जो हमारी पिट्यूटरी है कैसी है, एक्टोडर्मल। तो ऑरिजिन भी हमको ये ध्यान रखना है कि वास्तव में ऑरिजिन कैसी है। थायराइड और पैराथायराइड कैसे थे, एंडोडर्मल थे। उसका एड्रेनल मेडुला कैसा था, मीसोडर्मल था। ये एक्टोडर्मल ऑरिजिन की होती है। अब 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी में 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ये जो 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इनके बारे में, या 7 कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स, 7 कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स। सबसे जो पहला हार्मोन है दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पर सोमैटोट्रोपिन, आल्सो कॉल्ड द ग्रोथ हार्मोन। आपको समझ में आ रहा है कि सोमैटोट्रोपिन है, ग्रोथ हार्मोन है, मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्डहुड में इस जो है बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बॉडी की जो ग्रोथ होगी तो क्यों होगी, बिकॉज एनाबॉलिक इन नेचर, एनाबॉलिक होता है। एनाबॉलिक का मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लाइपोलिसिस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस होने के कारण ये जो है ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर रहा है, यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन इनटू द लीवर सेल्स। यहाँ पर लीवर लिख दें, ठीक है, लीवर कन्वर्ट कर रहा है। अब इसकी अगर कमी हो जाए वृद्धि की, तो यहाँ पर हाइपोसिक्रीशन जब होगा, हाइपोसिक्रीशन, एक को अलग अलग पढ़ते जाएंगे। और हाइपो के बाद हम ये भी देख लेंगे अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या हो रहा है। ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक कंडीशन आती है, उसे कहते हैं यहाँ पर मिजेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, द चाइल्ड का इन चाइल्डहुड फिजिकल ग्रोथ ठीक है रुक जाती है, स्टॉप्स, बट मेंटल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। मानसिक विकास हो रहा है बच्चे का, लेकिन शारीरिक विकास क्या हो गया, रुक गया है। देखिए, दिस इज द जस्ट अपोजिट टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड की जो कमी हो रही थी थायरोक्सिन हार्मोन की, उसके कारण से जो क्रेटेंस बन रहे थे, दैट इज फिजिकली एंड मेंटली ड्वार्फ एंड अनेबल टू रिप्रोड्यूस। ये क्या है, यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। जो सर्कस के बौने होते हैं, दे आर कॉल्ड द मिजेट्स, आल्सो कॉल्ड द पिट्यूटरी ड्वार्फ। पिट्यूटरी ड्वार्फ। मेंटल डेवलपमेंट होता है इनका, मानसिक विकास, मानसिक बहुत दिमाग के तेज होते हैं वो लोग। फिर इसके बाद अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, आप सोचिए ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, तो इन यंग स्टेज, अगर यंग स्टेज में हो रहा है या एडोलेसेंट में हो रहा है, एडोलेसेंस कह सकते हैं, एडोलेसेंस, इसे कहते हैं गिगेंटिज्म।
गिगेंटिज्म का मतलब होता है भीमकायता। क्या कहते हैं? भीमकायता, गिगेंटिज्म। बॉडी का जो साइज है वो डिसप्रपोर्निएट बढ़ता है, प्रपोर्निएट बढ़ता है। भीमकायता का मतलब पूरी बॉडी का साइज इक्वली बढ़ रहा है। तो अचानक बहुत बड़ी बॉडी जो है हो जा रही है, दैट इज कॉल्ड द गिगेंटिज्म। बट इन आफ्टर एडोलेसेंस के बाद जब हमारी यहाँ पर यंग स्टेज आती है या थोड़ा सा एडल्ट स्टेज आती है, तो उस समय बॉडी क्या हो जाती है? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली। अब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द गिगेंटिज्म एंड द एक्रोमेगली। क्या डिफरेंस है कि चाइल्डहुड में ऐसा होता है और ये जो होता है एक्रोमेगली, ये होता है एडल्ट में, इन एडल्ट। एक्रोमेगली का मतलब होता है ये, इसे कहते हैं अग्रतिकायता। अंतर क्या है यहां पर? इज द डिसप्रपोर्निएट ग्रोथ, डिसप्रपोर्निएट ग्रोथ। जो ग्रोथ हो रही है वो एबनॉर्मल हो रही है, पूरी बॉडी जो है यहाँ पर इक्वली बैलेंस्ड नहीं है, तो डिसप्रपोर्निएट ग्रोथ है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्रपोर्निएट ग्रोथ होती है। अब ये जो बॉडी का साइज जो है इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा तो व्यक्ति जो है ज़्यादातर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। तो उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे अगर झुक गया, दैट इज कॉल्ड द काइफोसिस। ऐसा व्यक्ति कुबड़ा हो सकता है। तो यंग एडोलेसेंट एज में या चाइल्डहुड स्टेज में अगर ऐसा हो गया तो गिगेंटिज्म हो सकता है, एडल्ट स्टेज में ऐसा हो गया तो एक्रोमेगली अग्रतिकायता या फिर काइफोसिस हो सकता है, कोबड़ा हो सकता है व्यक्ति। दीज आर ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द किसका? यहाँ पर हार्मोन। कौन सा हार्मोन है यहाँ पर? ग्रोथ हार्मोन। तो आप देख रहे हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कि अगर उसकी कमी हो गई तो ये कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी, अधिकता हो जाती है, ये कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी। फिर इसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन्स के बाद हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, सोमेटोट्रोपिन के बाद इरेज करते जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में दिस इज कॉल्ड द, यहाँ पर कौन सा? मेमोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो मेमोट्रोपिन हार्मोन है उसको यहाँ पर ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। तो बहुत सारे एक्चुअली अलग अलग नाम है। तो इस इज कॉल्ड द PRL, इज आल्सो कॉल्ड द प्रोलैक्टिन, आल्सो कॉल्ड द मेमोट्रोपिक। ठीक है, मेमोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन, दुग्ध श्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन। तीसरा है यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हिंदी में कहते हैं पोटिका प्रेरक हार्मोन। तो मेल्स में यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर इन जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में अलग अलग कंडीशन है। मेल्स में क्या करेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करेगा, शुक्राणु जनन को। और जो फीमेल्स में क्या करेगा? ये oogenesis को प्रेरित करेगा, अंडाणु जनन को। ये पोटिका प्रेरक हार्मोन है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। फिर हम आते हैं यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH। अब अभी आप सोच रहे हैं कि FSH हमने पढ़ लिया, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वास्तव में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? यहाँ पर ओवुलेशन होता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम से ओवुलेशन तो हो रहा है और ओवुलेशन के अलावा क्या कर रहा है? ये सेल्स ऑफ लीडिंग को स्टिमुलेट कर रहा है एंड स्टिमुलेट्स सेल्स ऑफ लीडिंग टू रिलीज
टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए सेल्स ऑफ लीडी कहाँ है, वृषण में पाई जाती हैं, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, अपना हार्मोन रिलीज करे। नाउ इज कॉल्ड द TSH, पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को क्या कर रहा है, ये प्रेरित कर रहा है कि अपने हार्मोन को क्या करो, सिक्रीट करो। फिर इसके बाद है ACTH, ये क्या है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि को प्रेरित कर रहा है कि अपने हार्मोन को सिक्रीट करो, ताकि एड्रिनल ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रहा है, तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है उस ग्रंथि को, ताकि वो अपना हार्मोन क्या करे, सिक्रीट करे। एज वेल एज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो मेलानोसाइट है, ये वास्तव में मेलानिन हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलानिन पिगमेंट। तो इस मेलानिन पिगमेंट के कारण हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती है, अगर यहाँ पर ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट है और कम है। हाँ हेलो, बस 5-10 मिनट बचा है, सेकंड वाला बन रहा है, ठीक। तो ये जो हमारा MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो मेलानिन पिगमेंट बनाता है, ताकि हमारी स्किन का जो कलर है वो मेलानिन के कारण ही होता है। तो दीज आर द 7 कैटेगरीज ऑफ द हार्मोन रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बाद हम आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। दीज आर द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो 2 हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन एज वेल एज वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर ये क्या है, ये मिल्क सिक्रीशन के लिए, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फिर क्या करता है, लेबर पेन के लिए। इसी ऑक्सीटोसिन के ही इंजेक्शन लगाते हैं तो जानवर दूध ज़्यादा देने लगते हैं, एंड मिल्क इंजेक्शन दुग्ध श्रावण को ही प्रेरित करता है ऑक्सीटोसिन। जो वैसोप्रेसिन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ADH। द फुल फॉर्म क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र को सांद्र कर रहा है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर ADH हार्मोन नहीं होगा तो ज़्यादा पानी पिएंगे, या जिस समय मात्रा बढ़ जाएगी तो यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में, और जब यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हमारा वाटर सही से निकल जाएगा। तो जैसे इसका हाइपोसिक्रीशन होता है, इसका ADH हार्मोन का, तो क्या हो जाता है यहाँ पर कि यूरिन क्या हो जाती है, बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। जब बहुत डाइल्यूट हो जाएगी तो हमारे शरीर से जल बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कंसंट्रेट कर रहा है, इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कंसंट्रेशन नहीं करेगा, और जब कंसंट्रेशन नहीं करेगा तो यूरिन की मात्रा शरीर से बाहर ज़्यादा मात्रा में निकलेगी। अब जो यूरिन की मात्रा शरीर से ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो आपको पता है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वाटर लॉस कर रहा है, तो उसके कारण से ज़्यादा डाइल्यूट होने पे इस इज कॉल्ड द, और यूरिन के क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेगी, दैट इज कॉल्ड द यहाँ पर डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन बहुत ज़्यादा निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन डाइल्यूट हो गई और डिहाइड्रेशन के शरीर से बाहर यूरिन निकल गया, तो उसे यहाँ पर कहते हैं पॉलीडिप्सिया। और शरीर आपका जो है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि शरीर से बहुत ज़्यादा यूरिन निकल रही। अब इसका अगर हाइपर सिक्रीशन है, ज़्यादा मात्रा रिलीज हो रहा है, तो यूरिन क्या हो जाएगा, बहुत कंसनट्रेट हो जाएगा, यूरिन मोर कंसनट्रेट। और जब ज़्यादा कंसनट्रेट यूरिन हो जाएगी, सांद्र, इसका मतलब है शरीर के अंदर जल की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो बीपी क्या करेगा, राइज कर जाएगा। ठीक,
दीज आर द 2 हार्मोन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद हम आते हैं किसमें, थाइमस ग्लैंड में। जल्दी से देखते हैं थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, नियर द हार्ट, हार्ट के नज़दीक पाई जाती है, नियर द हार्ट। अब हार्ट के नज़दीक पाई जा रही है तो इसका फंक्शन क्या है यहाँ पर थाइमस ग्लैंड का, कि ये हार्ट के नज़दीक होने पर लिम्फेटिक होती है, ठीक है, और थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन हार्मोन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, लिम्फोसाइट बनाते हैं, लिम्फोसाइट, वो भी कौन सा, टी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन। और एंटीबॉडी है ये लिम्फोसाइट, एंटीजन से लड़ने में हेल्प करते हैं। एज वेल एज द पिनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, नियर अबाउट द ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन में पाई जाती है। और इसीलिए 7 से 8 साल की एज के बाद ये क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो हमारी पिनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल होती है और 7 से डीजनरेट कर जाती है, डीजनरेट एट 7 to 8 ईयर्स। तो 7 से 8 साल में फ्रॉम बर्थ डीजनरेट कर जाती है। अब क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड द मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये मेलेटोनिन जो हार्मोन क्या करता है, ये सेक्सुअल एफर्ट को जो है मेंटेन रखता है, इट मेंटेन्स प्यूबर्टी। अगर ये हार्मोन ना हो तो जो छोटी बच्चियां हैं हमारी बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, वो मैच्योर हो जाएंगी, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगी। एंड इन डार्कनेस इट इज मोर सीक्रेटेड, इट इज मोर, अगर जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ ये हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है उस जगह पर। इसीलिए कहा जाता है जो जन्मजात जो अंधे बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं वो सेक्सुअली जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, क्योंकि ये हार्मोन जो है उनमें ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो ये प्यूबर्टी को मेंटेन कर रहा है। तो एंड इन डार्कनेस इट इज़ लेस सीक्रेटेड, सॉरी, जब कम सीक्रेट होगा तो प्यूबर्टी को मेंटेन नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चियाँ जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगी, अंधे जो बच्चियाँ होती हैं। तो ये हमारी पिनियल ग्लैंड हो गई। इसके अलावा पिनियल ग्लैंड का एक और फंक्शन है, ये क्या करते हैं यहाँ पर, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। अब इसके बाद थाइमस हो गया, पिनियल हो गया। इसके बाद हम आते हैं कौन सी, एक मिक्स्ड ग्लैंड में आ जाते हैं, पैनक्रियाज। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, छूट ना जाए, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्न्याशय। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इसमें आपको पता है कि जो 98% पार्ट होता है वो एक्सोक्राइन होता है और केवल 1 से 2% पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है। एंड जो एंडोक्राइन पार्ट होता है दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द वेरी स्मॉल आइसलेट्स कॉल्ड द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहते हैं इनको। अब इसमें मेनली 2 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स एज वेल एज बीटा cells. The alpha cells secrete the hormone called the glucagon and beta cells secrete the hormone called the insulin. अब ये जो हमारी बीटा सेल्स हैं जिन्होंने क्या रिलीज किया है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया है। तो इस थोड़ा इंसुलिन हार्मोन को हम देख लेते हैं कि कैसे ये इंसुलिन हमारे रिलीज कर रहे हैं। तो जो हमारी बीटा सेल्स हैं किसकी, पैनक्रियाज की, तो बीटा सेल्स को आइसोलेट किया था बेंटिंग बेस्ट और मैक्लोइड ने। इसको हम और ऊपर ले आते हैं, बीटा सेल्स को आइसोलेटेड बाय बेंटिंग बेस्ट एंड मैक्लोइड, ठीक है, एंड रिसीव्ड बाय, क्रिस्टलाइज्ड किया और सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो बनाया, एंड एफ सेंगर ने सबसे पहले क्या बनाया था, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका देखा तो आइसोलेट कर दिया इन्होंने, और जो डिस्कवर किया है मैक्लोइड ने, क्रिस्टलाइज किया एबेल ने, ठीक है, डिस्कवर्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड बाय crystallized by Abel and F. Sanger ने क्या किया, यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
और अवार्डेड नोबेल प्राइज़, यहाँ पर क्या मिला इनको, प्राइज़ मिला। इसलिए मेन फंक्शन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है साइंटिस्ट। फंक्शन क्या है इंसुलिन का, इट इज़ कन्वर्टेड, तो जो हमारा ग्लूकोज ब्लड में होता है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये ग्लाइकोजन में। ये कौन कर रहा है, बीटा सेल्स कर रही हैं, या फिर कौन कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन अगर हो जाए तो ग्लूकोज जो ब्लड में है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और पूरा ग्लूकोज ब्लड में ही बना रहेगा। दैट इज कॉल्ड द डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मेलिटस है ये। इससे पहले जो पढ़ा था एडीएच हार्मोन, वो डायबिटीज़ इंसिपिडस था। ये डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आप मधुमेह कहते हैं या शुगर डिसीज़ कहते हैं, ये है। और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए ज़्यादा मात्रा में, तो कैसे पता चलेगा हाइपोसिक्रीशन में, कि आपके यूरिन से जो ग्लूकोज होगा वो सब निकल जाएगा, तो एनर्जी पूरी निकल जाएगी, तो वीकनेस बनी रहेगी हमेशा। इसका मतलब इंसुलिन की क्या हो गई, कमी हो गई है। और यूरिन में क्या लगे, चींटे लगे रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन है, वैसे तो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसमें आ जाता है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑल ओवर, और आपके ब्लड से ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। तो नर्वस सिस्टम में जैसे ही ग्लूकोज नहीं जाएगा तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेन स्ट्रोक। इससे ब्रेन स्ट्रोक से क्या हो सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं, और या फिर क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ऐसे लोग लगातार क्या करते हैं, कंपट चूसते रहते हैं, मीठी गोली चूसते रहते हैं, अगर कि हाइपर सिक्रीशन, कि अगर इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो रहा है तो पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज है तो हाइपोसिक्रीशन है, तो ग्लाइकोजन में यहाँ पर नहीं चेंज हो पा रहा, तो डायबिटीज़ से निकल जाएगा, मधुमेह से, तो आपको लगातार ग्लूकोज की कमी होगी, तो आप क्या चूसते रहेंगे, टॉफ़ी चूसते रहेंगे, थोड़ा उससे एनर्जी मिलती रहेगी। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है और कोमा में या डेथ में जा सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर अल्फा सेल्स हैं, कौन सी, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करती हैं ग्लूकेगान। ग्लूकेगान अपोजिट होता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता रहता है, ग्लूकोज में। जिस समय आप व्रत रहते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी न होने पाए, तो बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ये किस में बदलता रहता है, ग्लूकोज में बदलता रहता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। कौन कौन से, ये ग्लूकोज आपका और सॉरी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, माने इंसुलिन और जो ग्लूकेगान है। और जो ग्लूकेगान है उसको किसने, किम्बल और मर्लिन ने खोजा था, डिस्कवर्ड बाय किम्बल एंड मर्लिन। अब इसके बाद कुछ और हार्मोन है, समझ रहे हैं। अभी तक जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपने पढ़ लिया, कुछ और हार्मोन जो रिलीज होते हैं। जैसे आप देखिए जो टेस्टिस है, टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओवरी से जो रिलीज होता है यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। ठीक, एस्ट्रोजन एज वेल एज रिलैक्सिन, ये क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के लिए है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। और जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन है, रिप्रोडक्शन में काम आता है। फिर इसके बाद एक है प्लेसेंटा, आप अगर देख लें, कौन सा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक हार्मोन रिलीज होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। इस टॉपिक को हम किसी और दिन अलग से लेंगे, आज शॉर्ट बता दे रहे हैं। ये भी क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस। इसके अलावा एक हार्मोन है गैस्ट्रिन, नाम सुना है आपने, गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज होता है, ये स्टमक से रिलीज होता है। फिर इसके बाद एक हार्मोन है सिक्रीटिन, सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था, कहाँ से रिलीज होता है, ये ड्यूडेनम से रिलीज होता है। फिर गैस्ट्रिन सिक्रीटिन के बाद एक होता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये कहाँ से, ये भी ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द हार्मोन्स एज वेल एज द एंटेरोकाइनिन। एक और है लास्ट में एंटेरोकाइनिन, ये इलियम से रिलीज होता है। अब आपका ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो टॉपिक्स
अभी रह जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएंगे, उसको फिर कभी लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।